पीएफआई हाईजैक करने की कोशिश करता है और माहौल खराब करने की कोशिश करता है, और अब खुद बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पीएफआई पर बैन लगना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में वकील की गोली मारकर हत्या का मामला, वकील हत्याकांड में पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। वकील फतेह खान को 1 महीने पहले ही जान से मारने की धमकी दी गई थी। धनतेरस के दिन एक प्रॉपर्टी डीलर ने उसे यह धमकी दी थी। फतेह खान ने धमकी की जानकारी खुद पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने धमकी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। बीटा 2 थाने के एसएचओ ने नहीं की कोई भी कार्रवाई, और अब कल दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की लापरवाही ने एक वकील की जान ले ली। धनतेरस पर उसको धमकी दी गई थी जान से मारने की, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मोहम्मद खान नामक एक एडवोकेट थे जो आज सुबह करीब 11 बजे अपने घर से निकल करके सर्विस रोड पे आ गए थे। उनका मुवक्किल वहाँ पे इंतजार कर रहा था। वहाँ पे एक व्यक्ति जो इनके पीछे ही आया, सेक्टर से ही इनके पीछे आया, उसने इन पे जो है फायर किया है, जिससे इनकी डेथ हो गई है। बेटे ने इनकी एक तहरीर दी है और ये संज्ञान में आया है कि इनके कुछ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट थे, और उसी में एक व्यक्ति पे इन्होंने शक भी जाहिर किया है। बाइस्तवा हम अभियोग भी पंजीकृत कर रहे हैं, लेकिन इसकी गहराई में भी हम जाएंगे क्योंकि इनके कुछ डिस्प्यूट और भी हैं। किस डिस्प्यूट वाला बंदा आकर के घटना कर सकता है, इसकी पूरी तहकीकात करेंगे हम, और बिल्कुल निष्पक्ष विवेचना करेंगे और शीघ्र ही इसका हम अनावरण करेंगे। वकील की हत्या के बाद कुछ अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब पुलिस महकमे को देना ही होगा। सवाल ये है कि धमकी की शिकायत पर एसएचओ ने कार्रवाई क्यों नहीं की। सवाल ये भी है, बीटा 2 की लापरवाही एसएचओ के खिलाफ अब कार्रवाई कब होगी, जिनकी लापरवाही का खामियाजा एक वकील को भुगतना पड़ा है। क्या पुलिस कमिश्नर की बात नहीं मानते एसएचओ सुजीत उपाध्याय? सवाल तो कई हैं। सवाल नंबर 4 जो पूछता न्यूज़ 1 इंडिया, क्या पुलिस की लापरवाही वकील की जान पर भारी पड़ गई? धनतेरस में मिली धमकी के बाद जब पुलिस को इत्तला कर दिया गया तो पुलिस ने ढुलमुल रवैया क्यों अपनाया? आखिर वारदात के बाद पुलिस की नींद क्यों खुलती है? और खुद ललित पंडित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। ललित, एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की अब तक कोई बात? ललित जी ललित, ये जो मामला है जहां पर वकील हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, इस पूरे मामले में अब तक एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई? जी नहीं, बिल्कुल जिस तरह से अभी तक पुलिस की तरफ से जो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस मामले में पुलिस की टीमें बना करके छानबीन के लिए लगा दी गई हैं। और क्योंकि जो वकील हैं, वकील के कई यहाँ पर उनकी कई लोगों से रंजिश चल रही थी, उसको लेकर के अलग अलग एंगल्स पे इस मामले की जांच की जा रही है। लेकिन वहीं अभी तक जिस तरह से जो बीटा 2 थाने के द्वारा जो पहले भी वकील के द्वारा शिकायत की गई थी, उनको जान से मारने की धमकी मिली थी, उसकी उनके द्वारा शिकायत की गई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो वहीं जो पुलिस अधिकारी हैं, जो लापरवाह पुलिस अधिकारी, उनके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई यहाँ अधिकारियों की तरफ से देखने को नहीं मिली है। ललित, सवाल यह भी है कि अधिकारियों की बात भी नहीं मानते एसएचओ। जी बिल्कुल, जिस तरह से नोएडा कमिश्नर के जो साफ तौर पर निर्देश हैं कि अगर कोई भी फरियाद लेकर के आता है तो उस पर तुरंत एक्शन जो पुलिस अधिकारी वहां पर तैनात है उनको समय से लेना होगा, और उसको मामले की गंभीरता को देखते हुए उस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। लेकिन वहीं अगर इस मामले को देखा जाए तो 1 महीने पहले उनके द्वारा जो शिकायत की गई थी, जो अधिवक्ता के द्वारा शिकायत की गई थी, उस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई। सबसे बड़ी चीज कि वो जो जिनके ऊपर अधिवक्ता के द्वारा उस समय पर आरोप लगाए गए थे, वो लोग एक माफियाओं के गांव से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं माफियाओं से भी उनका संबंध है। तो ऐसे मामले में तो तुरंत ही मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन वही जो बीटा 2 थाने के जो इंचार्ज हैं और जो बीटा 2 थाने में जो तैनात जो अन्य जो चौकी इंचार्ज हैं, उनके द्वारा किसी भी तरह का यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया और मामले को तुरंत ढीला छोड़ दिया गया, और उसी का अंजाम ये होता है कि बाद में जो अधिवक्ता है उनकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। जी ललित, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा स्पष्ट बात ये निकलकर सामने आती है कि जो यहाँ पुलिस का कार्रवाई करने का तरीका है वो बिल्कुल पुअर है। ऐसे में आपके एसएचओ से बातचीत हुई, इस पूरे मामले पर क्या कुछ जवाब दे रहे हैं वो?
जैसा मैंने आज सुबह ही एसएचओ से इस मामले में जानकारी करने का प्रयास किया था, उनके द्वारा बताया गया कि जो टीम्स हैं वो टीम्स चार टीम्स यहाँ पर बनाई गई हैं डीसीपी के द्वारा, और उन टीमों के द्वारा ही इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। विभिन्न एंगल्स हैं उन पर भी इस मामले में जांच की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन वहीं जब मैंने इस मामले में जानकारी करने का प्रयास किया कि जो बीते 1 महीने पहले जो शिकायत उनको मिली थी या नहीं मिली थी, तो उनकी तरफ से इस बात को पूरी तरह से नकार दिया गया। वहीं जो पीड़ित जो अधिवक्ता हैं, उनका जो परिवार है, उनकी तरफ से जो एक शिकायत की, जो जिस पर रिसीविंग उनके पास में है उस शिकायत कॉपी की, उसकी शिकायत की, वो मुझे दिखाई गई, जिसमें साफ तौर से ये क्लियर होता है कि उनके द्वारा शिकायत दी गई है। लेकिन वो एसएचओ का कहना है कि उनको अभी तक कोई भी इस मामले में इससे पहले कोई शिकायत नहीं मिली थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। खबर बदायूं से है, जहां किसान सम्मान निधि घोटाले में डीएम की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम बिलसी ने 119 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। लगभग 50 लाख रुपए का सम्मान निधि का घोटाला। फर्जीवाड़े में लेखपाल और सीएससी संचालक भी शामिल है। मिलीभगत के चलते 130 लाभार्थी पाए गए अपात्र। डीएम के निर्देश पर एसडीएम बिलसी ने मुकदमा दर्ज कराया। बिसौली के हरगनपुर गांव था, बिलसी तहसील का हरगनपुर गांव का मामला था, जहां पे करीब 500 लाभार्थी थे, जिसमें 130 के करीब ऐसे लाभार्थी पाए गए जो कि अपात्र हैं। उसमें संबंधित लेखपाल के खिलाफ, जो भी उसमें लाभार्थी जो अवैध रूप से उसमें लाभार्थी बने हुए थे उनके खिलाफ, और कॉमन सर्विस सेंटर का संचालक भी था, उनके खिलाफ वहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और जो भी किसान सम्मान निधि की धनराशि, अतिरिक्त धनराशि उनके खाते में। और रितेश चौहान संवाददाता बदायूं से हमारे साथ में। रितेश, मामले पर कार्रवाई हुई और किसान सम्मान निधि घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये तहसील बिलसी का पूरा मामला है और एसडीएम ने यहाँ पर जांच की है और कुल 119 किसान जो थे अपात्र, ये 50 लाख मतलब घोटाला निकला है। और अपात्र लोग जो थे वो किसान सम्मान निधि का योजना का लाभ ले रहे थे। वहीं 119 लोगों पर कुल कार्रवाई की गई। इसमें सीएससी केंद्र जो जनसेवा केंद्र का वो था संचालक, उस पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। खबर बुलंदशहर से, जहां किसानों ने जमकर काटा हंगामा। दिल्ली जाने की मांग को लेकर जमकर हुई नारेबाजी। जिले के खाले आम चौराहे पर जमकर किया प्रदर्शन। किसानों के प्रदर्शन से सड़क पर लगा लंबा जाम। सचिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ है बुलंदशहर से। सचिन, क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल? जी देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से किसान आंदोलन दिन पर दिन अपना उग्र रूप लेते रहा है, इसी के तहत बुलंदशहर के किसान भी, स्थानीय किसान जो हैं, वो भी अपना योगदान बराबर दे रहे हैं। पिछले 2 दिन से यही हालत यहाँ स्थानीय तौर पर किसानों का देखा जा रहा है। यहाँ के किसान लगातार दिल्ली के लिए कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही मुख्यालय पर किसान आते हैं उनको यहीं पर रोक लिया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। किसान आंदोलन को लेकर के प्रशासन भी सजग है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात करें अगर, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यहाँ पर उनको नजरबंद कर दिया गया है, फिलहाल पुलिस लाइन में रखा गया है और किसी भी स्थिति में यहाँ के किसान दिल्ली कूच ना करें, प्रशासन की यही कोशिश है। चलिए, बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थनगर के बर्डपुर विकासखंड के काशीपुर में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में आज प्रधानाध्यापक अब्दुल अजीज ने कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को स्वेटर वितरित किया। वहीं कोरोना काल को देखते हुए विद्यालय परिवार अधिकारियों के निर्देशानुसार स्टेप बाय स्टेप क्लास का स्वेटर वितरण का कार्यक्रम पूरा किया गया। प्रधानाध्यापक ने बताया कि हमारे विद्यालय में 172 बच्चे नामांकित थे, जिनमें से 168 बच्चों को स्वेटर मिल चुका है। खबर सीतापुर से, जहां आधी रात में चोरों ने तांडव मचाया। दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए चोर। बंद पड़े घर में लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरों के आतंक से इलाके में सनसनी। जानकारी हुई तो हमने कहा लाओ देखें और फिर यूं पता चला आपके हुआ तो हम कहा छोड़ना का वैसे बड़ा मैं अब है बिल्कुल जब आया तो वही
अभी हमको संज्ञान में आया, जानकारी हुई तो हमने कहा लाओ देखें, और फिर यूँ पता चला आपके हुए तो हम कहा युवक की मौत बनी पुलिस के लिए पहेली, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस बता रही है युवक की मौत को आत्महत्या। 1.5 महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस जांच की बात कर रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की हत्या हुई थी, लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या घोषित करने में लगी है। 1 नवंबर को हमारे भाई की मौत हुई। हम पुलिस के पास भी गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और विधायक जी के पास भी गए। विधायक जी कहते हैं हाँ होगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोतवाल साहब कहते हैं कि ये अपने आप मरा है। एसपी साहब के पास गए, वहाँ 2 बार गए, वहाँ से भी कोई कुछ नहीं आ रहा। कैसे क्या हुआ था, घटनाक्रम बताइए पूरा। घटने में उसमें ये दिखाया है कि फांसी लगी हुई, पलंग पर सोता हुआ मरा हुआ मिला, तो उसमें हमने देखी फांसी लगी है। तो उसमें हैंगिंग के यहाँ पे गए रस्सी के निशान है, बारीक रस्सी के निशान है। एक नवंबर को थाना के अंतर्गत नाम की व्यक्ति हैं जिन्होंने पंखे पर दुपट्टे से फांसी लगाने की बात सामने आई थी, द्वारा बताया गया था। इसमें पुलिस द्वारा जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें हैंगिंग आया और कोई चोट भी नहीं थी, लेकिन अभी हाल में घर वालों द्वारा पत्नी पर कुछ आशंका जाहिर की गई है। इस संबंध में जांच कराई जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो भी वेडिंग जोन में खेल को लेकर दुकानदारों का जोरदार हंगामा। दुकानदारों ने किया नगर पालिका का घेराव। पटरी दुकानदारों के हक पर भ्रष्टाचारी ठेकेदारों की नजर। पटरी दुकानदारों को अलग अलग रेट दुकानें आवंटित की जा रही हैं। अफसरों पर ठेकेदारों से मिलीभगत के आरोप लगाए जा रहे हैं। पत्रकार हत्याकांड को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मुख्य अभियुक्त कन्हैया अवस्थी की संपत्ति कुर्क के आदेश। राजस्व विभाग की टीम ने पहुंचकर नाप जोख की शुरू की और 17 बीघा जमीन की कुर्की पर यह कार्रवाई की गई। मौके पर नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल मौजूद रहे। बीजेपी विधायक के भतीजे पर लगे गंभीर आरोप। दुकानदार ने लगाया राइफल दिखाकर धमकाने का आरोप। पुलिस नहीं ले रही मामले में कोई संज्ञान। पीड़ित ने कोतवाली के बाहर दिया धरना। पीड़ित परिवार ने खुद को बताया जान का खतरा। तेज रफ्तार के कहर ने किसान की जान ले ली। सड़क पार कर रहे किसान को कार ने रौंद डाला। फसल में पानी लगाकर खेत से किसान लौट रहा था। हादसे के बाद परिवार वालों में कोहराम मचा है। थाना बसई अरेला क्षेत्र के स्याहीपुरा का ये पूरा मामला है। मोतीराम वर्मा इंटर कॉलेज स्याहीपुरा तिवरिया बहागरा के सामने हमारे ही गांव के रामवीर पुत्र श्री परमाल सिंह अपने खेत पर गेहूं के खेत में पानी लगा रहे थे। जब वो पानी लगाने के बाद खाना खाने के लिए घर आ रहे थे तो वहाँ की तरफ से आ रही एक अल्टो कार, जिसका ड्राइवर काफ़ी तेज़ गति से गाड़ी को चला रहा था लापरवाही से, जिसने रामवीर में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हम लोग उन्हें आगरा के लिए ले गए, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली। अंततः उनकी मौत हो गई। मोदी खबर मैठी से है, जहां पर मौलाना कलीम कारी ने एक नाबालिग से रेप की कोशिश की। साथियों के साथ मिलकर नाबालिग से रेप की कोशिश की। मदरसे में यह छात्रा मौलाना से पढ़ने जाया करती थी, लेकिन मौलाना यहां उसके साथ में हर दिन छेड़छाड़ किया करता था।
विरोध करने पर छात्रा को मदरसे से मौलाना ने बाहर निकाल दिया और 26 तारीख को घर में उसको अकेला पाकर अपने साथियों के साथ उसके घर में घुस गया। नशीला पदार्थ खिलाकर साथियों के साथ रेप की मौलाना ने कोशिश की। अब नाबालिग छात्रा के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन हो चुका है। अमेठी के शिवरतन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और खबर अमेठी से है। शिक्षा की पावन मंदिर में शिक्षा देने वाला शिक्षक ही हैवान बन गया और मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को अपनी हैवानियत का शिकार बनाने लगा। मदरसे में पढ़ते थे तो वहाँ की कारी हमारे साथ में बदतमीजी से बात करते थे। हमने आके घर पे शिकायत की, घर वाले हमारे उनके पास शिकायत करने गए, तभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर जब ये तहरीर प्राप्त हुई थाना हाजा पर पीड़िता के द्वारा तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें जो भी अभियुक्तगण है उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें सक्रिय कर दी गई, यथाशीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। नहीं तो क्या मामला क्या ये 354 ये मामला ये बताई जा रही तहरीर के हिसाब 26/11 को। फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए हमारा खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट।